अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके और मेरे दिल के बड़े करीब है। हम इसके बारे में रोज़ बात करते हैं, इसको एक्सरसाइज करने की बात करते हैं और इसके जो करंट फॉर्म ऑफ मीनिंग है उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं और बाय द वे ये डेफिनेशंस बदलती रही हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एज अ कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग 20 साल पहले आपके और मेरे लिए फ़र्क थी। मॉडर्न जनरेशन इसको और तरीके से देख लिया। सिमिलरली इन द वेस्टर्न सोसाइटी ऑल्सो इसको एक और तरीके से देखा गया है। इसकी डेफिनेशन, इसकी मीनिंग्स बदलते रहे हैं जिस तरह सोसाइटी ने प्रोग्रेस किया है और सोसाइटी में बाकी चीज़ें भी बदलती रही। और इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी समझा जाता है डेमोक्रेसी में या किसी भी सोसाइटी में। बल्कि डेमोक्रेसी को कई दफ़ा देखने का मेयार भी यही होता है कि वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? अब इसके लिए, इसको समझने के लिए और इसके जिस तरह ये इवॉल्व करती रही है, इसका ओरिजिन जानना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और अगर वो समझ में आ जाए तो हम इसकी बदलती फॉर्म्स और मीनिंग्स को बड़े आराम से समझ सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट और इसके ओरिजिन को और इसकी रूह को हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए आज सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना और उसको कंज्यूम करना भी आसान हो जाएगा। देखें, 1733 में एक शख्स था, प्रिंटर था, जर्नलिस्ट था, उसका नाम था जॉन पीटर जिंगर। वो जर्मन ओरिजिन से था। उसको न्यूयॉर्क के लोकल्स ने कन्विंस किया, परसुएड किया, कंट्रोल किया कि तुम एक अपनी पब्लिकेशन लेके आओ। और वो फिर ले आया और उसका नाम रखा न्यूयॉर्क वीकली जनरल। ये था जो गवर्नमेंट कंट्रोल न्यूज़ पब्लिकेशन थी उसके अगेंस्ट एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन आई। और जो गवर्नमेंट कंट्रोल थी उसका नाम न्यूयॉर्क वीकली गजेट था। सॉरी, न्यूयॉर्क गजेट था। बाय द वे, गजेट की टर्म जो है इसके बारे में भी हम फिर बात करेंगे कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एनीवे, अब न्यूयॉर्क गजेट जो था वो स्टेट कंट्रोल्ड है। न्यूयॉर्क वीकली जनरल एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट प्रिंटर जॉन लेकर आया। अब आते साथ ही जॉन ने विलियम कॉस्बी, जो गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क था, उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, अथॉरिटीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, स्टेट के खिलाफ आर्टिकल्स लिखे। और ये एक नॉवेल्टी थी, ऐसे पहले किसी ने एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। स्टेट कंट्रोल्ड ही न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस होती थी और पहली दफ़ा देखा कि एक शख्स है जॉन, वो न्यूयॉर्क वीकली जनरल के नाम से अखबार रहा है और गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो एवरीवन वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम बिकॉज इट वाज अ नॉवेल्टी। अब आप याद करें कि हमारे यहाँ भी जब पीटीवी था और प्राइवेट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस आई थी 2001-2 में, थैंक्स टू जनरल परवेज़ मुशर्रफ, तो हमने वी रियली एंजॉयड इट। क्योंकि पहले सिर्फ हम स्टेट नैरेटिव सुनते थे पीटीवी से, अब प्राइवेट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस थी। हमने उन पॉलिटिशियंस को देखा आपस में बहस करते, जिनको हमने इलेक्ट किया है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और एनालिसिस सुनते थे, शऊर बढ़ता था। तो हमने बहुत इन्जॉय किया एज ऑडियंस। उसका रिज़ल्ट हुआ, कितने सारे न्यूज़ प्राइवेटली ओन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस आई और आज भी हैं। आज किस फॉर्म में हैं ये आप और मैं इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं और ये मौजू किसी और वक्त के लिए। बहरहाल, अब क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था और विलियम कॉस्बी पहली दफ़ा क्रिटिसिज्म फेस कर रहा था, और क्योंकि और बात बाय द वे आप याद रखें, उस टाइम पे यूएस इंग्लैंड की कॉलोनी था, तो ड्रैकोनियन लॉज थे। ड्रैकोनियन लॉज में क्या था, बगावत के पर्चे कट जाते थे, जिस तरह हमारे यहाँ कट। हम पाकिस्तान जब इंग्लैंड की कॉलोनी था तो हम पे भी यहाँ पे कोई मूवमेंट होती थी जो लगता था कि हमें क्रिटिसाइज कर रही है, उस पर पर्चे कट जाते थे। तो उनको ड्रैकोनियन लॉज कहते थे। अब जब गवर्नर जो था विलियम कॉस्बी, जब उसकी बस हो गई, उसने जॉन को जेल में डलवा दिया। अब चार्जेस क्या लगाए? चार्जेस उसने लगाए सेडिशियस लाइबल के। सेडिशियस मतलब आपने लोगों को प्रोवोक किया, इंसाइट किया अगेंस्ट द अथॉरिटीज, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द स्टेट। और लाइबल का मतलब सेइंग समथिंग विच इज नॉट ट्रू, यानी झूठ बोलना। अब
क्योंकि वो ब्रिटिश लॉ था, आप सेडिशियस पे जेल में डाल सकते थे, डाल दिया। अब जॉन ने एक बड़ा डिस्टिंग्विश्ड यंग लॉयर उसको डिफेंड करा था, जिसका नाम था एंड्रयू हैमिल्टन। एंड्रयू हैमिल्टन ने कोर्ट में सिर्फ इस सेडिशियस को तो छेड़ा ही नहीं, इन अदर वर्ड्स उसने सेडिशियस को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये तो हुआ है, हाँ, लेकिन उसने उसको छेड़ा नहीं, उसका फोकस वहां रहा नहीं, उसने फोकस किया लाइबल पे कि क्या जॉन ने सच बोला है या झूठ बोला है। अगर जॉन सच बोल रहा है तो आप उसे जेल में नहीं डाल सकते। यानी उसका फोकस सिर्फ इस पे चला गया कि जो चीज़ वो पब्लिश करता था उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखा जाए कि वो सच है या झूठ है, सेडिशियस छोड़े। और उसने उसी पॉइंट को लेके केस लड़ा। हुआ क्या, जूरी कन्विंस हो गई। जूरी ने कहा कि जॉन ने जो बोला लिखा वो झूठ नहीं है, वो सच है, और सच बोलने पे हम किसी को जेल में नहीं डाल सकते। यहां से रास्ता खुला, यहां से रास्ता खुला फर्स्ट अमेंडमेंट का, यहां से रास्ता खुला फ्रीडम ऑफ स्पीच का, यहां से रास्ता खुला बिल ऑफ राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच को डालने का। अच्छा, अब ये यानी इसकी एसेंस क्या है? एसेंस या रूह ये निकली कि आप सच बोलने पे किसी को जेल नहीं डाल सकते। इन अदर वर्ड्स, सच बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है, फेक न्यूज़ नहीं। यानी हम फेक न्यूज़ को अगर आइडेंटिफाई कर ले या रीट्वीट कर लें, या हम इररिस्पॉन्सिबल होकर रीट्वीट कर लें, तो वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। यानी आप तस्दीक करें, देखें बात सच है या नहीं, फिर उसे रीट्वीट करें। और गलत खबर देना या गलत बात करना तो बिल्कुल भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वो उसकी एसेंस के और उसकी रूह के अगेंस्ट और उसकी स्पिरिट के अगेंस्ट। और अब हम देख क्या रहे हैं कि हम कहते हैं हम जो भी बात कर दें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैंने ये कह दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैंने वो कह दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बात यह है कि आपने वो बात की है वो सच है या नहीं है, और सच है तो जो उसकी एसेंस है आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते। एक तो ये बात। लेकिन अच्छा, सच, अब सच भी, क्योंकि ये जिस तरह मैंने कहा, बाय द वे केस 1734 में हुआ था, इसका मतलब कंक्लूजन पहुंचा था। अब ये 291 साल बनते हैं, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स। इसमें बहुत कुछ बदला, इसमें सच की डेफिनेशन भी बदल गई, जो भी हम फिर किसी दिन बात कर लेंगे। यानी तब का सच क्या आज सच है, क्या आपका सच मेरा सच है, तो कौन डिसाइड करेगा? तो सच भी बहुत तरह ग्रे हुआ, कुछ ब्लैक एंड वाइट रह गया। फिर क्या हर सच बोलने वाला है, ये भी देखना पड़ता है। कई सच ऐसे हैं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो सकती है, यानी कम्युनिटी की दिल आज़ारी हो सकती है, तो क्या वो सच बोलने वाला है कि नहीं है? कई ऐसे सच हैं जिससे इंतशार हो सकता है सोसाइटी में, तो क्या वो सच बोलने वाला है या नहीं है? इसी तरह जब बाकी कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशंस भी बदली, इसी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस बदलने लग गए। ठीक, इसमें पूरा ऑलमोस्ट 300 साल का सोसाइटीज़ का जर्नी है। लेकिन आज ओरिजिन पे बात करनी इसलिए ज़रूरी थी कि एक तो हम ये रियलाइज़ करें कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हर चीज़ बोल नहीं सकते, एक बात। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी, अगर वो बंदा या शख्स या कोई भी वो सच बोल रहा है, तो आप उसको जेल में नहीं डाल सकते। तो हम गौर करें कि हम जो न्यूज़ कंज्यूम करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं या रीट्वीट करते हैं या उसको पोस्ट करते हैं अपने सोशल्स पे, तो हम देख लें क्या वो सच है या नहीं है। और फिर आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें, और हम सब में वो है कि क्या इस सच पे हमें इसे प्रोपेगेट करना चाहिए या हमें इसे इग्नोर करना चाहिए। और इनके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे कि वो भी कैसे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।